नमस्ते साथियों। अभी तक हम लोगों ने कोशिका देखा, कोशिका और ऊतक। हम लोगों ने कोशिका को साइटोलॉजी कहा, साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन, और ऊतक को हिस्टोलॉजी यानी ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक को। हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोगों ने ये तो देखा ही कि कोशिकाओं के समूह से शरीर की संरचना होती है। कोशिकाओं के समूह से ही शरीर की संरचना होती है। तो उसको हम लोगों ने देखा था कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, और ऊतकों के समूह से अंग बनते हैं, और अंगों के समूह से पूरा हमारा शरीर बनता है। तो हम लोगों ने इतना देखा था, जिसमें कि अभी ऊतक हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ऊतक के बाद हम लोगों को देखना था, तो आइए उसके बाद देखते हैं। तो हमारे दिमाग में एक विचार आएगा कि कोशिकाओं के समूह से जो है ऊतक बनते हैं, और जो शरीर बनते हैं वो अंगों के समूह से बनते हैं। तो हमारे दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि कोशिकाओं को निर्मित हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोगों के दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि कोशिका, मान लीजिए बचपन में रहते हैं तो कोशिकाएं तो रहती ही हैं, लेकिन उसको निर्मित या विकसित कैसे करते हैं। कोशिकाओं को निर्मित या विकसित कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो कोशिका को निर्मित और विकसित जो किया जाता है, आप लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के द्वारा ही, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे पोषक पदार्थ के द्वारा ही कोशिका का विकास होता है। कोशिका का विकास जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक पदार्थों से ही होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है, ये बहुत जटिल पोषक पदार्थ हैं। इनको हमारा शरीर डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये जटिल पोषक पदार्थ होते हैं, जिसे हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता है। शरीर ग्रहण इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन जो होता है, डायरेक्टली हम इसको नहीं खा पाते हैं। इसीलिए इसे जटिल पोषक पदार्थ कहा जाता है। और जटिल पोषक पदार्थ से सरल पोषक पदार्थ में तोड़ना आवश्यक हो जाता है। जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में तोड़ना आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जो है उसको ग्रहण कर सके। जटिल पोषक पदार्थ से सरल पोषक पदार्थ में तोड़ना आवश्यक होता है, जिसको कि हमारा शरीर ग्रहण कर सके। शरीर ग्रहण तभी कर पाएगा जब ये जटिल से सरल पोषक पदार्थ में तोड़ा जाएगा। तो इसी क्रिया को, जटिल पोषक पदार्थ से सरल पोषक पदार्थ को तोड़ने की क्रिया को ही उपापचय कहा जाता है। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और इसमें मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक उपचय यानी एनाबोलिज्म। और एक होता है अपचय यानी कैटाबोलिज्म। उपापचय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उपचय और अपचय। उपचय यानी एनाबोलिज्म, अपचय यानी कैटाबोलिज्म। तो साथियों, इसको हम लोग देखते हैं। उपापचय, मेटाबॉलिज्म जो है दो प्रकार के होते ही हैं। उपचय यानी एनाबोलिज्म, अपचय यानी कैटाबोलिज्म। उपचय जो होता है, एनाबोलिज्म, ये दोनों मेटाबॉलिज्म के एक पार्ट है। यानी उपापचय, ये हमारे भोजन को पचाने के ही कार्य में दोनों आते हैं। उपचय जो है, इसका कार्य यह होता है, यह सृजनात्मक क्रिया होती है। यह जो है सृजनात्मक यानी कि रचनात्मक यानी किसी चीज की रचना करती है, यानी किसी चीज को जोड़कर उस चीज को रचना करती है। तो
उपचय जो है एनाबोलिज्म सृजनात्मक क्रिया है, यानी रचनात्मक है। ये नई चीजों का रचना करता है। जैसे देखिए, नई कोशिका का निर्माण करती है। नई कोशिकाओं का निर्माण एनाबोलिज्म के जरिए ही किया जाता है। नई कोशिका का निर्माण एनाबोलिज्म ही करता है। और जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनके मरम्मत का भी कार्य एनाबोलिज्म का ही होता है। जैसे मान लीजिए इसमें जोड़ने का ही कार्य होता है। इसमें उपचय में जोड़ने का कार्य होता है। एनाबोलिज्म मीन्स उपचय में जोड़ने का कार्य होता है। जैसे देखिए, 20 एमिनो एसिड जो होते हैं, हम पिछले वीडियो में बताए हैं, 20 एमिनो एसिड जो होते हैं एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 एमिनो एसिड तो हमारे शरीर में पहले से होते हैं। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से होते हैं। और 10 एमिनो एसिड जो होते हैं, 10 एमिनो एसिड ये हमारे भोजन के साथ 10 एमिनो एसिड ये हमारे भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है, जिसको 20 एमिनो एसिड मिला के एक प्रोटीन किया जाता है। तो इसमें मेन तात्पर्य इसका यही है, बस इसमें जोड़ने का कार्य किया जाता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है इसी के जरिए। नई कोशिकाओं का निर्माण इसी उपचय के जरिए होता है। और अपचय में देखिए, अपचय जो होता है, अपचय में एक विनाशक क्रिया होती है। अपचय जो होता है एक विनाशक क्रिया होती है। विनाशक क्रिया इसलिए होती है कि इसमें अमोनिया हमारे शरीर के लिए विनाशक क्रिया है। तो अमोनिया जैसे जटिल पदार्थों का विघटन होता है अपचय में। हम लोग जो भोजन खाते हैं तो प्रोटीन के रूप में खाते हैं, प्रोटीन के रूप में तो खाते नहीं है, वो भोजन के रूप में खाते हैं। तो उसमें से प्रोटीन और अमोनिया का विघटन किया जाता है। वो ऑटोमेटिक शरीर की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो उसमें अमोनिया जैसे जटिल पदार्थों का विघटन होता है। अमोनिया जैसे जटिल पदार्थों का विघटन होता है। तो अमोनिया ये हमारे गुर्दे के रास्ते, अमोनिया जो है हमारे गुर्दे के रास्ते जाकर यूरिन के रास्ते बाहर शरीर से निकल जाती है। इसी को श्वसन और उत्सर्जन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। श्वसन और उत्सर्जन के अंतर्गत इसी को देखेंगे। तो आइए साथियों, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि यही जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं, जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थों को तोड़कर जो जैविक क्रियाएं संचालित की जाती हैं, उसमें कई तंत्र होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र में भी कई तंत्र होते हैं। तो इसमें एक एक हम लोग देखते हैं। तो अंग तंत्र में एक देखेंगे पाचन तंत्र। क्या? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जो होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं, तो एक एंजाइम क्या, उसमें एंजाइम शरीर में जो एंजाइम होते हैं, तो वही एंजाइम रूपी हथौड़ी कह सकते हैं इसको। एंजाइम रूपी हथौड़ी से ही कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ा जाता है। एंजाइम रूपी हथौड़ी से ही शरीर में एंजाइम रूपी हथौड़ी से ही कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पीस कर, जो हम लोग मुंह से कुछ भी खाते हैं, तो जो एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उसी एंजाइम के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पीस कर ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। जो भोजन होता है उसको ग्रहण करने के योग्य बनाया जाता है। इसको हम लोग आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद एक है रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होता है, इसमें जो होता है कि जो भोजन हम लोग खाते हैं, तो खाने के बाद एंजाइम जो होता है वो पीस कर ग्रहण के योग्य बनाता है। उसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है, जो भोजन पचता है, तो पचने के बाद उसमें से जो भी ऊर्जा निकलती है, पचने के बाद जो भी ऊर्जा निकलती है, तो पचे जो भोजन पच जाता है, तो उसको जो होता है ब्लड यानी रक्त रूपी मोटर, इसको हम लोग कह सकते हैं कि रक्त के साथ कोशिका के कारखाने में ले जाने का कार्य ये रुधिर परिसंचरण तंत्र का होता है। ब्लड के रास्ते ही
कोशिका तक पहुंचाने का कार्य रुधिर परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। और यही रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंदर ही ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन को फेफड़े के द्वारा साफ किया जाता है। साफ करने का अर्थ यह है कि हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं वो कई प्रकार की ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, जैसे कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, मतलब नाइट्रोजन हुआ, कई प्रकार के हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जिसको फेफड़े द्वारा छान कर उसको कोशिका तक पहुंचाने का कार्य रुधिर परिसंचरण तंत्र का ही होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र वही जो हम लोग सांस लेते हैं उसी को श्वसन तंत्र कहा जाता है। इसमें भी कई अंग हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का कार्य यह होता है कि जो हम लोग भोजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन कोशिका के कारखाने तक जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन कोशिका के कारखाने तक जाता है, वहीं पर जो भोजन होता है वो जलता है। वहीं पर भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जलता है तो भोजन के जलने के फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। भोजन के जलने के फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर के लिए कार्य करती है, तो वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। ऊर्जा जो होती है वो शरीर के कार्य में स्टोर हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर को आवश्यक चाहिए ही। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को नहीं जरूरत रहती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है इससे, तो रक्त के माध्यम से रक्त रूपी मोटर पर लाद कर फेफड़े के द्वारा रक्त रूपी मोटर पर लाद कर फेफड़े तक लाने का कार्य श्वसन तंत्र का होता है। और फेफड़े के द्वारा उसको कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो साथियों, इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे हम लोग उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटीन जैसे भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनके विघटन से अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ का निर्माण होता है। प्रोटीन जैसे भोज्य पदार्थ के विघटन से अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ का निर्माण होता है। तो अमोनिया जैसे विषैले पदार्थ का निर्माण जो होता है, तो उसको यकृत से विषैले अमोनिया को, जो अमोनिया विषैला पदार्थ है, तो इसको यकृत से विषैले अमोनिया को यूरिया में तोड़कर, यकृत जो है इस विषैले अमोनिया को यूरिया में तोड़कर गुर्दे की सहायता से यूरिन के जरिए यानी पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन तंत्र में आता है। ठीक, और इसी को उत्सर्जन कहा जाता है। यूरिया में जो तोड़कर गुर्दे की सहायता से यूरिन को शरीर के बाहर निकाला जाता है, उसी को उत्सर्जन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं, ये सभी जितने भी तंत्र थे, सभी तंत्रों का नियंत्रण इन्हीं के माध्यम से होता है। और नर्वस सिस्टम जो होता है, मस्तिष्क के साथ साथ नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम मस्तिष्क के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम यानी उपापचय की क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होता है। उपापचय यानी पूरे शरीर में जो
उपापचय हम बताए हैं शुरू में, तो पूरे शरीर में जो उपापचय का कार्य होता है, तो मस्तिष्क के साथ साथ हार्मोनल सिस्टम पर उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, अंतःस्रावी तंत्र को ही हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र को ही हार्मोन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र से स्टार्टिंग, पूरा डिटेल में हम लोग उसको देखेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।